दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आज की ये जो क्लास है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 16 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कहीं भी स्किप मत करिएगा। एक एक लाइन से यहाँ पे आपके क्वेश्चन बनेंगे और बनते आए हैं प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों आप लोग पूरी वीडियो को बारीकी से देखिएगा। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर कर दें ताकि हर स्टूडेंट पढ़ सके। जो बेसिक नॉलेज है एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन, वहाँ से वो उन चीज़ों को देख सके ताकि एग्ज़ाम में वो मिस्टेक न कर पाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे चू चू करती आई चिड़िया, चैप्टर नंबर 16 आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से किस तरह से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोपहर के ठीक 3 बजे हैं, आकाश में एक भी बादल नहीं है, सूरज तेज चमक रहा है। गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना भी लिया है, कुछ घोंसलों में अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं। उन नन्हे बच्चों के माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य चीज़ें खिलाने में व्यस्त हैं। हमारे आंगन में भी फाख्ता का एक बच्चा हुआ है, उसके घोंसले में अभी एक अंडा और पड़ा है, लगता है उसकी माँ ने इसे अभी ठीक से सया नहीं है। इस तरह से आप फाख्ता देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। नीचे आप लोग एक पॉइंट देख पा रहे होंगे, गीजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। उनके द्वारा बच्चों को लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। इस पत्र को पढ़ने के बाद बच्चों को अपने आसपास के पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उन पर चर्चा करें। बच्चों को इस तरह से करवाना है। और दोस्तों गीजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे, ठीक है। गीजू भाई बधेका कहाँ रहते थे? गुजरात में रहते थे। ये जो है मज़ेदार किस्से कहानियाँ बच्चों के लिए लिखते थे। यहाँ से आपका ये पॉइंट्स बनेगा। अगला देखते हैं, गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी इंडियन रोबिन ने अंडे दिए। इस तरह से आप कलचिड़ी को देख पा रहे होंगे। इसको क्या बोलते हैं? इंडियन रोबिन भी बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चू भाई ने मुझे वह जगह दिखाई थी, मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसला घास से बना है, उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। कलचिड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। कैसा? जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब कुछ उसमें। आखिर उसके बच्चों को आरामदायक और घर और बिस्तर चाहिए ना। कलचिड़ी कौवे जैसे नहीं है, कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौवे के घोंसले किसके बने होते हैं? तो लोहे के तार और लकड़ी से ये अपने घोंसले बनाते हैं, ठीक है। कलचिड़ी जो है अपना घोंसला वो जड़े, ऊन, बाल, रुई सब बिछा के बनाती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पॉइंट्स देख सकते हैं। कौवे का लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं इसमें, और इसमें जड़े, ऊन, बाल, रुई, ठीक है। अब अगला पॉइंट्स देखेंगे। कलचिड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा, वह अपनी चोंच फाड़कर बैठा था। उसकी चोंच अंदर से लाल थी। कुछ देर बाद कलचिड़ी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रखा, शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे। तब तक शाम हो गई। कलचिड़ी भी अब अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठ गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तुम जानते ही हो कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला बनाती नहीं है, वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। दोस्तों ये बहुत मज़ेदार पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कई बार। कोयल जो है वो कभी घोंसला नहीं बनाती है और वो कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपना अंडा समझ के उसे सेता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। ये रही कोयल जो घोंसला नहीं बनाती है और ये कौवे के घोंसले में अंडे देती है। अगला पॉइंट देखिए, नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है, उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। दोस्तों कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। और दोस्तों यहाँ चील जो है वो सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न करेगा। कौवा जो है किसी पेड़ की ऊंची डाल पे जो है वो घोंसला बनाता है, और जो चील है वो ऊंचे पेड़ पे बनाता है, ठीक है। इसको कंफर्म कर लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका। जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में,
कैक्टस कहाँ पे बनाता है? ये कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, इस तरह से। बसंत गौरी यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे। घर की दीवार के आले में कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है। पुराने मकान या खंडहरों में बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। कौन? बसंत गौरी। दर्जन चिड़िया का तो जैसे नाम वैसा काम। वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही है उसका घोंसला। आप देख पा रहे होंगे दर्जन चिड़िया को। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगी। पुराने मकान या खंडरों में बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। ठीक। दर्जन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम। वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। ठीक है, वो अपनी चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही है उसका घोंसला। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से वो बनाती है अपने घोंसले को। शक्करखोरा यहाँ पे देखेंगे। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्करखोरा का घोंसला देखा। क्या तुम जानते हो कि यह घोंसला किन चीज़ों से बनता है? घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। दोस्तों शक्करखोरा जो घोंसला बनाता है ना, वो लटकता घोंसला बनाता है। वो लटका हुआ रहता है। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसको इस तरह से। और उसके जो घोंसले होते हैं वो घास, टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले से भी बनते हैं। ठीक है, वो अपना घोंसला बनाते हैं। अब अगला पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वीवर पक्षी का। वीवर पक्षी जो है वो किस तरह से अपना घोंसला बनाता है। मैंने दूरबीन में से देखा। उस घोंसले में एक बच्चा भी था। घोंसले की एक तरफ छोटा सा छिद्र था। वहीं बच्चा बैठा था अपनी माँ और खाने के इंतजार में। उसको और काम भी क्या होगा, खाना और सेना। क्या तुम वीवर पक्षी के बारे में ये बात जानते हो? सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है। उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देती है। इस पॉइंट को आप देखिएगा। वीवर पक्षी में नर वीवर पक्षी जो होते हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं। फिर जो मादा वीवर होती है उन सभी घोंसलों को देखती है और जो उन्हें सबसे अच्छा लगता है उसी में वो अंडे देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह से आप इस पॉइंट्स को देख पा रहे होंगे। पक्षियों के कई दुश्मन हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर भी। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। कौन? कौवे, बिल्ली, गिलहरी और चूहे, ये लोग मौका देखते ही उनके अंडे चुरा लेते हैं। कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। इन सब से बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चों को पालकर बड़ा करना, ये हर एक पक्षी की परीक्षा है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। बसंत गौरी की तरह कोई और पक्षी भी पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। बसंत गौरी जो है कहाँ पे? पेड़ के तने में जो है वो घोंसला बनाती है। अपने घर में या आसपास किसी पक्षी का घोंसला ध्यान से देखो। ध्यान रहे घोंसले के बहुत पास नहीं जाना और उसे छूना भी नहीं। गलती से भी छू लिया तो फिर पक्षी घोंसले में दोबारा नहीं आएंगे। दोस्तों पक्षी जो घोंसला बनाने जाते हैं तो आप अगर उन्हें छू लेते हैं या पकड़ लेते हैं तो फिर वो वहाँ पे घोंसला नहीं बनाते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं, किसके लिए? सिर्फ अंडे देने के लिए। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। सोचो कैसा होता अगर हमें भी अपना घर छोड़कर कहीं चले जाना पड़ता जब हम चलने बोलने लगे। इस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पे दिया है पक्षियों के पैर जो हैं पानी में तैरने के लिए इस तरह के पैर होते हैं, देख पा रहे होंगे। टहनियों को पकड़ने के लिए इस तरह पैर, शिकार पकड़ने के लिए आप देख पा रहे होंगे इस तरह से, पेड़ पर चढ़ने के लिए ये, ज़मीन पर चलने के लिए ये इस तरह के।
इसमें आप देख पा रहे होंगे पक्षियों की चोंच जैसा खाना, वैसी चोंच आप देख पा रहे होंगे। मांस चीरने फाड़ने के लिए ऐसे होते हैं, आप इनकी चोंच देख पा रहे होंगे। लकड़ी में छेद करने के लिए इस तरह से, फूलों का रस चूसने के लिए। कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए आप देख पा रहे होंगे इस तरह की चोंच होती है। बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए, काटने के लिए इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों इस पॉइंट को भी नोट करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जानवरों के दांत, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। क्या, जो आगे के दांत होते हैं गाय के वो छोटे होते हैं, ठीक है। पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। इनके पीछे के दांत कैसे होते हैं? चपटे और बड़े होते हैं। दोस्तों यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1-2 नंबर आपके बनने हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। कैसे होते हैं बिल्ली के दांत? नुकीले होते हैं और ये मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। ये पॉइंट देखिएगा। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे इनके दांत तो नुकीले होते हैं लेकिन वो शिकार को चबा कर नहीं खाते बल्कि पूरा निगल जाते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं, बढ़ते नहीं हैं। मतलब दांतों से काटने और कुतरने के कारण ये घिसते रहते हैं, जो हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगर ये मान लीजिए ऐसा ना करे तो वो और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। इस वजह से जो ये काटते हैं, जो चीज़ें काटते कुतरते रहते हैं, इनकी वजह से इनके दांत घिस जाते हैं, ठीक है। ये हमेशा इनके दांत बढ़ते रहते हैं, इस पॉइंट को नोट करिएगा। दोस्तों इस तरह से हमारा 16 चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको देखने पे लगा होगा। आप वहाँ से एक एक लाइन को नोट करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। चैप्टर 17 है नंदिता मुंबई से। यहाँ पे इस कहानी को दिया गया, आज मुझे मुंबई आए 1 महीना हो गया है। माँ तभी से अस्पताल में भर्ती है, उनके इलाज के लिए ही तो हम गाँव से मुंबई आए हैं। इस तरह से इसमें कहानी बताई गई है, देख पा रहे होंगे। यहाँ वे माँ के भाई की पत्नी को मामी कहते हैं। बच्चों से पूछिए कि वो अपने इलाके में उन्हें क्या कहते हैं। माँ के भाई की पत्नी को मामी आप लोग जानते ही होंगे। इस तरह से बच्चों को बताने को बोला गया है। पाठ में मामा की बस्ती और ऊंची बिल्डिंग के बीच के अंतर की बात की गई है। उनके कारणों पर चर्चा करते समय बच्चों को उनके अनुभवों से और भी अंतर और उसके कारणों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। मतलब बच्चों से जो चीज़ें वहाँ जाके देख पा रहे हैं, जैसे वो मुंबई गए हैं तो वहाँ की बिल्डिंगें, उनमें क्या अंतर है, तो ये चीज़ें जो अनुभव कर रहे हैं उन्हें बच्चों से उन पर चर्चा करनी है, उन्हें बताना है, इस तरह से। तो दोस्तों 17 चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका। अब हम 18 को स्टार्ट करेंगे। पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, ये हमारा चैप्टर है। इस तरह से आप देख पा रहे हो, ये कहानी है। जहाँ पे पॉइंट्स रहेगा मैं वहाँ पे बता दूंगी आपको। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी। बारिश के दिनों में कुओं में पानी रहता था। पिछले 3 सालों में बारिश की कमी से वहाँ सूखा पड़ गया। पानी था ही नहीं, न खेती के लिए, न पीने के लिए, न ही जानवरों के लिए। हार मानकर लोग मजदूरी करने शहर जाने लगे। बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ा। गांव की पंचायत परेशान थी। सब लोगों ने इसके बारे में बात की। इस गांव की पंचायत की एक बहुत खास बात है, इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। बच्चों की इस पंचायत का नाम है भीम संघ। क्या है? बच्चों के इस पंचायत का नाम क्या है? भीम संघ। ये पॉइंट नोट करने वाला है दोस्तों। अगला देखते क्या है। बच्चों ने बड़ों से पूछा, क्या हमारे यहाँ हमेशा से ही पानी की दिक्कत रही है? कुछ बड़े लोगों ने उन्हें बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहाड़ी के ऊपर एक टंकी थी जिसमें बारिश का पानी भरा रहता था। उसमें मछलियाँ भी होती थीं और आसपास बहुत हरा भरा रहता था। तब तो गाँव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी रहता था। भीमा संघ यानी बच्चों की जो पंचायत थी ने सोचा कि वे पहले उस टंकी को देखेंगे। देखा तो पता चला कि टंकी कीचड़ पत्थरों से भरी थी। उसमें पानी कहाँ से भरता? उसकी दीवारों में भी दरारें थी। फिर पानी कैसे टिकता? आसपास न कोई पौधा था न घास, फिर वैसे कैसे होती हरियाली? इस तरह से भीमा संघ ने सोचा कि वो पहले उस टंकी को देखेंगे। देखा तो पता चला कि टंकी इस तरह से हरियाली, आपको यही पॉइंट से यहाँ पे। बच्चों ने गांव के बड़ों से टंकी को साफ करने की और उसके आसपास की जगह को फिर से हरा भरा बनाने की बात की। पानी की समस्या का हल न केवल उसी साल बल्कि हमेशा के लिए ही ढूंढना था। नई योजना बनाने, यहाँ पे बच्चों को भारत के नक्शे में कर्नाटक ढूंढने के लिए कहीं, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से दोस्तों वो जो है उस चीज़ पर सर्च करते हैं
और यहाँ पे लास्ट में वो उसका जो हल ढूंढ लेते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बारिश आई और टंकी पहले की तरह ही पानी से भर गई। वो उस टंकी को बनाते हैं, सारे कीचड़ को निकालते हैं। इस तरह से आप इस कहानी को पढ़ लीजिएगा। इस तरह देख उन्हें मेहनत का फल मिला। 2-3 सालों में ये टंकी फिर पानी से लबालब भर गई। उसमें पूरे साल पानी रहने लगा। आसपास का इलाका भी घास और पेड़ पौधों से हरा भरा हो गया। धीरे धीरे गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी भरने लगा। भीमा संघ यानी जो बच्चों की पंचायत थी, इस कामयाब कोशिश से अब गर्मियों में किसी को गांव नहीं छोड़ना पड़ता। यह सब कर दिखाया तुम्हारी उम्र के बच्चों ने। भीमा संघ ने वे बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, पर भीमा संघ आज भी है। आज भी उसमें नए नए बच्चों जुड़ते हैं और काम करते हैं। कौन? भीमा संघ दोस्तों, जो बच्चों की पंचायत होती है वहाँ पे। बच्चों से इस तरह के अनुभव सुने तथा ऐसे अनुभवों को इकट्ठा करने को कहें। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर, इस तरह से आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में और भी अच्छे से चीज़ों को उसमें अटैच करेंगे और हर एक पॉइंट को जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, हर उस पॉइंट को हम लोग देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।